हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। हाँ गाइस, बिल्कुल आपने जो सुना बिल्कुल सही है। हाँ, हमारे देश में अभी ज़रूर हमारे देश पे हम लोगों पे बुरा वक्त हम लोग का चल रहा है, लेकिन हाँ, इसी बुरा वक्त से गुजर के हम लोगों को एक दिन सफलता मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, आप कोशिश करते रहें, कभी ना छोड़ें। तो दोस्तों, आज मैं 21 फरवरी 2016 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 का, तो उसका हम सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करेंगे गाइस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको रिपीटेड आप बार बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहते हैं, बस क्वेश्चन का तरीका को चेंज कर दिया जाता है या क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को बहुत मदद करेगा सीटेट के एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। किस ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? पहला, 1 नंबर, नए चारागाहों की खोज से अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। दूसरा, वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तीसरा, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन। चौथा, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो आप कोशिश करिए गाइस, क्या होगा बताइए 31 का, क्योंकि 31 से 30 आपका जो है चाइल्ड पेडागोगी का रहेगा, उसके बाद सोशल साइंस का रहेगा। तो 31 से स्टार्ट किए गाइस। तो आप लोगों ने इतना देर में सोच लिया होगा, तो इसका 1 होगा। ऋतु प्रवास से जो अभिप्राय क्या होता है? जब नए चारागाहों की खोज में जो जनजाति होते हैं वो क्या करते हैं, पशु के साथ ही लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, मतलब अपने पशु के साथ एक जगह से दूसरे जगह चारागाह की खोज में जो जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ऋतु प्रवास कहेंगे। तो गाइस, उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32। तो देखिए, ये मिलान वाला है। सैलों के प्रकार और उदाहरण दिया हुआ है। ये ज्योग्राफी से है गाइस, और मैं ज्योग्राफी का जो है प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, मैं करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी का। देखिए, सैल है, ये सारा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कक्षा 8 से ही रहता है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन 9 10 से भी रहते हैं, तो आप 9 10 का भी वीडियो ज़रूर देखें। शैलों के प्रकार: अंतःभेदीय आग्नेय शैल, बहिर्भेदीय आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कांतिक शैल, और इधर उदाहरण दिया है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो जैसे अंतर्वेदीय आग्नेय शैल है, तो बताइए गाइस, देखिए अंतर्वेदीय आग्नेय शैल का कैसा, उसका उदाहरण क्या होगा? तो देखिए, अंतर्वेदीय आग्नेय शैल का ग्रेनाइट होता है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? तो 4 हो जाएगा। यानी अंतर्वेदीय आग्नेय शैल ग्रेनाइट, बहिर्वेदीय आग्नेय शैल बेसाल्ट, अवसादी शैल बलुआ पत्थर। तो अवसादी है तो बलुआ होगा, और कांतिक शैल है तो चूना पत्थर क्या है? कांतिक शैल है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें चिनूक स्थानीय फवन चलती है? प्रेरी, सवाना, पंपास, बेल्ट। तो क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल सही। तो हो जाएगा प्रेरी। प्रेरी में क्या है? प्रेरी में क्या हो जाएगा? जो प्रेरी है उसमें चिनूक जो है वहाँ पे स्थानीय पवन चलती है, वहाँ का स्थानीय पवन का नाम चिनूक है। नेक्स्ट है 34 नंबर। 34 में है वायुमंडल। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? यानी किसके वजह से जो है हम लोग घर बैठे टीवी, दूरदर्शन सभी कुछ देख पाते हैं गाइस? तो कौन सा मंडल होगा? तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या समताप मंडल। तो बताइए गाइस, आपने सोचा होगा 34 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाह्य मंडल, ये बाह्य मंडल जो है वहाँ से रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है, जैसे कि आप जानते हैं। और क्षोभ मंडल में जो मौसमी घटना जितनी भी होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। और मध्य मंडल आ गया, समताप मंडल में वहाँ मौसम समताप तो जानते ही हैं आप। नेक्स्ट है, देखिए, सुनहरी
हाँ, तो गाइस जैसे 34 का मैं आपको बोली, तो इसमें क्या है ना, वायुमंडल में जो पाई जाने वाली परत है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, से रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। तो जो वायुमंडल है इसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। यह परत वायुमंडल यानी थर्मोस्फीयर का ही क्या है, एक भाग है। इसकी ऊंचाई गाइस जो है, इसकी ऊंचाई क्या है, 80 से लेकर 1000 तक, 10,000 तक माना जाता है, किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक होती है। इसमें आयन मंडल का विस्तार 80 से, इसमें आयन मंडल क्या होता है, 80 से 840 किलोमीटर तक रहता है। इस मंडल में विद्युत चुंबकीय घटनाएं भी घटती है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती है वो इस मंडल में होती है। अब है 35, सुनहरी जड़ी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। तो गाइस सुनहरी जड़ी जो है वो हम सब जानते हैं कि जूट की एक किस्म है। नेक्स्ट 36, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, भूपृष्ठ के फैलने का स्वरूप, या पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो जैसे कि आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य जो होता है स्टूडेंट, वो होता है पृथ्वी के पृष्ठ का एक इकाई क्षेत्र। ठीक है, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोगों की संख्या है, अर्थात हम उसको बोल सकते हैं कि जनघनत्व जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से संबंधित है। इसे प्रति वर्ग मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। कैसे, प्रति वर्ग मीटर में। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है गाइस, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है, 382 प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा गाइस, बताइए। बिल्कुल सही, आखनन। कौन सी विधि का, आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 38, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। ये आप सभी जानते होंगे, लघु आकार, संयुक्त क्षेत्र, बृहत आकार या सहकारी क्षेत्र। तो बता दीजिए 38 का, बिल्कुल सही, लघु आकार। टोकरी जो है वो हम लोग का एक लघु उद्योग है। हम लोग जानते हैं पहले हमारा देश में अधिकांश लघु उद्योग ही था, सभी घर में कुछ ना कुछ बनाते थे। नेक्स्ट है 39, तानाशाह। अब आ गया इस ज्योग्राफी से, अब आपका क्वेश्चन आ गया किसमें, पॉलिटिक्स में। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है। तो तानाशाही के बारे में कौन सा बोल रहा है, गलत है गाइस। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होता है। कौन सा गलत है, देखिए। तो ये तानाशाह में क्या है, सही है। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो 39 का क्या होगा, 4 हो जाएगा। प्रश्न नहीं उठा सकते हैं गाइस, ये गलत है, क्योंकि तानाशाह जो बोल दिया वो हो गया, जो अब नहीं चलता है। नेक्स्ट, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। तो बताइए गाइस 40 का क्या हो जाएगा, किस पर बनाया गया है, कावेरी पर। जो कृष्ण सागर बांध है वो कावेरी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को किसको समान अधिकार मिलता है। तो बिल्कुल सही है, इसका क्या हो जाएगा, पत्नी पुत्र या पुत्रों तथा पुत्री या पुत्रों को क्या मिलेगा, संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मिनट गाइस। तो गाइस यहाँ क्या है, मृतक
पिता लिखा हुआ है, पिता के संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है, पत्नी को भी मिलेगा, पुत्र और पुत्री दोनों को समान अधिकार है पिता की संपत्ति में। अब है नेक्स्ट 42, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विधिवत एकता विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था विविधता में एकता मुहावरा। नेक्स्ट हो जाएगा 43, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित में दो और पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करिए। पहला है जनपद जिला स्तर पर विकास, तो पहला है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती हैं। दूसरा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा होगा? एक पहला वाला में बोल रहा है कि 1 गलत है और 2 सही है। दूसरा वाला में बोल रहा है 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा में 1 और 2 दोनों गलत है और चौथा में 1 और 2 दोनों, एक सही है और 2 गलत है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों गलत है। क्या है गाइस? 1 और 2। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो है वो कट गया है गाइस, मैं बोल देती हूँ, आप इसको सुन लो। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा सही है या गलत है? तो गाइस इसमें एक नंबर में बोल रहा है कि एक गलत है और 2 सही है। दूसरा में बोल रहा है 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा में 1 और 2 दोनों गलत है। और तो गाइस इसमें जो है ना 1 और 2 जो है वो दोनों क्या है? दोनों ही गलत है। तो इसमें क्या होगा गाइस? बोल रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 के तहत कोई भी नागरिक केंद्र, राज्य और स्थानीय आदि सभी स्तरों की विभागों की कार्यप्रणाली तथा अन्य सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे किसी न्यायालय में याचिका नहीं दाखिल करनी पड़ती, इसीलिए ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है 45, सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? मुमताज अली, राम सुंदरी देवी, पंडिता रामाबाई या रुकैया सखावत हुसैन। तो बोलिए गाइस 45 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 45 का 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4, रुकैया सखावत हुसैन। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी का लेखिका कौन है? रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट 46, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो जो है ज्योतिराव फूले। तो गाइस इसका ज्योतिराव फूले होगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिराव फूले लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? पहला कि अपील अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने होते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं तो वह उसमें ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। नेक्स्ट, तीसरा, कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। ऐसा होता है गाइस। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो बताइए क्या होगा?
तो गाइज इसका 2 हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। नेक्स्ट गाइस 48 नंबर क्वेश्चन, सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो 48 का बताइए गाइस, मैं इसका आपको 1 नंबर होगा। लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। कार्यपालिका अंग का यही अर्थ है, लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है 49, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। तो संविधान क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो गाइस जो अनुच्छेद है ना 22, ये गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार ये हमको देता है। ये बिल्कुल याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है 50, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो बताइए क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है 51, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर 1, 2 और 3 कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहा है गाइस? पहला है यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। 51 है ना, हम लोग का चल रहे हैं। हाँ, दूसरा बोल रहा है कि यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है गाइस? 51। चलेंगे 52 में। 52 में बोल रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसमें संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? तो 52 का क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल सही। अर्थशास्त्र में क्या है? राजनीतिक और सामाजिक दोनों है, इसीलिए आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो गाइस 53 का देखिए, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। यह तिथि और घटनाओं को याद, क्या जब भी देखो ना आप याद करने का रहे, जैसे देखिए तिथि और घटना याद करने, तो आपको पहले काट दो, ये नहीं होगा। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना, तो हमको उनकी इतिहासकार की कल्पना से क्या लेना है गाइस? यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थी को, तो यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह आप एग्जाम हॉल में जब करोगे ना तो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 54, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्प में सबसे उचित कारण को बताइए। तो कक्षा को मनोरंजक और सजीव बना सके, अवधारणाओं को सजीव वास्तविक के साथ जोड़ सके। तो गाइस आप देखो, जब भी किसी चीज़ को हम समझाते हैं या किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उसका जो अवधारणा होता है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मनोरंजन के लिए तो हम टीवी, इंटरनेट, आजकल बहुत कुछ है, सिर्फ मनोरंजक इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए जब हम वृत्तांत का प्रयोग करेंगे ना तो अवधारणा को सजीव वास्तविक के साथ जोड़ सके, हमारा जो प्रेजेंट में लाइफ चल रहा है ना उसके साथ जोड़ के आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम की देखिए पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, नहीं होगा। शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके, जिससे वो आदर्श का पता, तो ये भी नहीं होगा गाइस। नेक्स्ट देखिए 55 का, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्यों खो रहा है गाइस? आप सोचो। 55 का, क्यों खो रहा है? यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थिति प्रस्तुत करता है, यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टि पर बल देता है। तो देखिए ये आंसर होगा, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध
की कई स्थिति प्रस्तुत करता है। यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टि पर बल देता है। वैज्ञानिक दृष्टि पर बल देने से तो वो लोकप्रियता खो नहीं सकता, क्योंकि वैज्ञानिक जानते हैं कि बिल्कुल विज्ञान विषय बहुत ही लोकप्रिय है, तो हम वैज्ञानिक दृष्टि पर जब बल देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा गाइस। 7 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के का शिक्षण सामाजिक विज्ञान की भूमिका पर निम्नलिखित कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए। पहला है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। दूसरा, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। तो इसमें कौन सा सही है? केवल दो, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, केवल 1 यानी 1। तो गाइस इसमें जो है केवल 1 जो जिसमें है, यानी जो है 4 नंबर, केवल 1 सही है। क्योंकि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान का अगर विषय का संपादित करने का भूमिका निभा रहा है, तो वो शिक्षक की सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे, क्योंकि उस कक्षा में विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के स्टूडेंट होते हैं। तो उस वक्त हमको सभी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। कोई किसी भी मतलब धर्म, जाति, किसी भी या भाषा के प्रति हम लोगों को गलत राय या अपनी राय नहीं व्यक्त करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 के बाद 58। जस्ट मिनट गाइस। 58 में क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो गाइस आपके अनुसार क्या होना चाहिए 58 का? 3। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है गाइस? क्योंकि इसके अंतर्गत जो क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्पनियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? समय रेखा आरेख, प्रवाह आरेख, दंड आरेख, चक्र आरेख। तो क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल सही, चक्र आरेख को चुनेंगे। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो सबसे उचित कारण क्या हो जाएगा गाइस? सबसे उचित कारण हो जाएगा 2 नंबर, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीय शोध पर आधारित है? तो द्वितीय शोध पर तो पहला, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। दूसरा, एक पुस्तक में उल्लेखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा। तीसरा, भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना, एक क्षेत्र में रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाली। तो इसमें से क्या हो जाएगा गाइस 61 का? तो 61 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि है भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना कौन सा द्वितीय शोध पर आधारित है? तो जैसे मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण जो है अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय शोध पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? तो गाइस 62 का क्या हो जाएगा? स्व आकलन, संकल्पनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और समकक्षीय आकलन। तो स्व आकलन हो जाएगा, क्योंकि एक समझिए एक शिक्षक विद्यार्थी को अगर कुछ मानदंड देता है और कहता है कि उस पर आधारित कुछ परियोजना का आकलन करे, तो यानी वो स्व आकलन कर रहा है, अपना आकलन कर रहा है। 63, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास।
तो इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो वैज्ञानिक समानता, सहयोग या प्रतियोगात्मकता। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, प्रतियोगात्मकता हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि, समानता और सहयोग, इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला, परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, कक्षा के दौरान आकलन। तो गाइस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सत्र के समाप्त होने पर आकलन जो है 3 नंबर। आकलन शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है कि उसमें सबसे अंत में जो हम आकलन करते हैं वो संकल्पनात्मक आकलन में आता है। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 8 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि, कार्यशाला विधि, सर्वेक्षण विधि। तो सबसे उचित विधि हो जाएगी प्रतीक अध्ययन विधि। अगर हम ठंडा रेगिस्तान पढ़ाएंगे तो प्रतीक अध्ययन विधि सबसे अच्छी विधि होगी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? उच्च हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं। समस्या समाधान विधि, शोध विधि, मानचित्र विधि या परियोजना विधि। तो उच्च स्तर पर हमारा क्या हो जाएगा, शोध विधि जो होगा वो सबसे उपयुक्त होगा अगर उच्च प्राथमिक पर पढ़ा रहे हैं तो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किनके साथ जुड़ना चाहिए? पहला, मुख्य धारा के विचार, विद्यालय की आधारभूत संरचना, वार्षिक परीक्षा, विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो इसका हो जाएगा क्या गाइस, विद्यालय का बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना। 69, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? दंड आरेख में वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब या तापमान। तो हम वर्षा को दंड आरेख में सबसे अधिक तरीके से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। पहला, मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरण को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थी को कठोर वास्तविक स्थिति से परिचित कराना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना या आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तो क्या हो जाएगा गाइस, तो हो जाएगा 3 नंबर, वास्तविक स्थिति के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, क्योंकि एक बच्चे को उसके वास्तविक स्थिति से अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी है और उसको आदर्श के रूप में गणित तथा खगोल शास्त्रीय आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी, निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो जो आर्यभट्टीय पुस्तक थी वो किस भाषा में थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। तो इसका क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? सांची, थोटलाकोंडा, बोधगया, सारनाथ। तो सबसे पहले कहाँ पे उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे सबसे पहले उपदेश। 73 नंबर क्वेश्चन, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूविंदार कहा गया है? तो पाल, चोल, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य। चेर, पाल, राष्ट्रकूट। चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। तो बताइए गाइस क्या हो जाएगा 73 का? हाँ बिल्कुल सही, 2 हो जाएगा। चोल, चेर और पांड्य, याद रखिएगा, चोल, चेर और पांड्य। राष्ट्रकूट इसमें नहीं आएगा। ये संगम कविताओं में राजवंशों में मूविंदार कहा गया इनको, इन तीनों को। नेक्स्ट है कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? चोल, कुषाण, पांड्य या मौर्य। तो 74 का हो जाएगा 4 नंबर, मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? रामानुज, वैश्वना, अल्मा प्रभु या शंकर। तो 75 का क्या हो जाएगा गाइस? 1 हो जाएगा। रामानुज जो है उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत
विचाराधीन मतलब प्रस्तुत किया था, दिया था। नेक्स्ट है अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। तो गाइस 76 का यही होगा। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अभिलेखागार जो है तो ये पांडुलिपि से जो संबंधित है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। नेक्स्ट है 77 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। 70 नेक्स्ट इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था, या यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था। तो गाइस इसका 3 हो जाएगा। जो 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में जो प्रारंभ हुआ था, कर्नाटक में एक वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ था। तो वीर शैव आंदोलन किस पे था, जो जो जाति और नारी के प्रति इसने क्या किया था, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध, जो ब्राह्मणवादी एक विचारधारा था उसके विरुद्ध में तर्क दिया था। वो भी उसमें किन को लिया था, नारी को ज़्यादा स्थान दिया गया था। तो दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदरगाह के समय में निम्नलिखित 2 कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए। बंदरगाह विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। दूसरा है बंदरगाह पूरी तरह अपनी मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो गाइज इसमें कौन सा सही है, दोनों में बताइए 78 का। तो 78 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी एक सही है और दूसरा जो है गलत है। यानी दूसरा जो दिया बंदरगाह पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और पहला जो बंदरगाह विशेष गुलाम थे जिन्होंने सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, ये बिल्कुल सही है उनके बारे में। नेक्स्ट है गाइस 78 के बाद हम लोग 79 में जाएंगे। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पहनने के पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। जस्ट मिनट गाइस, एक बार फिर से, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। तो किसने पार किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस का जुअन जंग या वास्को डिगामा। तो 79 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो हो जाएगा 79 का, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। चेर, पांड्य, कुषाण, चोल। क्या हो जाएगा गाइस, बिल्कुल जल्दी जल्दी, चेर जो होगा। नेक्स्ट है 981 वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था। तो बताइए, गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजी द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ। दूसरा 81 का, असम में आदिवासी समूहों द्वारा दिया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। तो यही हो जाएगा 1906 में जो सोंग्राम संगमा का विद्रोह हुआ था, उसका कारण था जो असम में जो आदिवासी समूह था उसके द्वारा औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया गया था। यानी वन के प्रति जो कानून निकाले थे कि वन में मतलब नहीं जा सकते हैं आदिवासी, पेड़ को नहीं कटाई कर सकते हैं, तो इसका उन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया। क्यों साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था गाइस, इसलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा 83। देखिए, आंदोलन और सुधारक दिया है, तो ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा गाइस, ब्रह्म समाज का देखिए, ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज किसने दिया था, केशव चंद्र सेन ने दिया था। तो आप देखिए ब्रह्म समाज आप ऐसे मिलाइए, ब्रह्म समाज क्या हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। उस हिसाब से आपका 4 किस में है, तो 4 नंबर में है, तो 4 हो जाएगा। यानी उसके बाद 3 2। युवा बंगाल क्या हो जाएगा, युवा बंगाल हेनरी लुइस विलियम डिरोजियो। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, तो इसका तो स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन तो सर सैयद अहमद खां।
वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामालू निम्नलिखित राज्यों में से किनको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो किसको बनाने के लिए बैठे थे? बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए। नेक्स्ट है 85, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मौलाना आज़ाद जी जो थे ये वहादत ए दीन सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। नेक्स्ट है 85। नेक्स्ट 86, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश रेखा क्या है? तो ये शायद आप सभी जानते ही होंगे। बिल्कुल सही, कर्क रेखा, जो कर्क वृत्त भी कहते हैं वो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन देशांतरों के मध्य की दूरी। दूसरा है पृथ्वी पर अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो गाइस ये पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो क्या करता है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है उसको एक पृथ्वी दिन कहते हैं। 88 में देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है 88, वनस्पति के प्रकार और पौधों की प्रजातियाँ। तो किस वनस्पति में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा का वन है। तो इसका क्या हो जाएगा गाइज? इसका ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा का वन क्या हो जाएगा? 2, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा का वन में क्या होगा? बबूल, बबूल हो जाएगा। कूट। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सुंदरी। सॉरी गाइस, इसका जो है गलती बोल दिया मैंने। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होगा गाइस? महोगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन महोगनी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन तो इसका हो जाएगा साल। पतझड़ वन साल होता है। कंटीली झाड़ियाँ तो ये तो जानते हैं क्या होगा? बबूल। और मैंग्रोव वन ये हो गया सुंदरी। तो आप नीचे से भी मिला सकते थे कि जानते हैं जो कटीली झाड़ी है वो बबूल है, मैनग्रोव वन सुंदरी है तो महोगनी हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 हो जाएगा गाइस, 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 4 होगा, मिस्टेक हो गया, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो गाइस ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है 90 नंबर, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे कथन दिया गया है। पहला, उष्ण या गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है, शीत या ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश को जल ले जाती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा गाइस? ए सही है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो गलत है। तो मैंने आपको टोटल 90 क्वेश्चन करवा दिया गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक